सभी श्रोतागण को नीलिमा शर्मा का पुनः प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं एक लघु कहानी लेकर आप लोग के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ और इस लघु कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। सुरभि, ओ सुरभि, कहाँ हो तुम? सुनो, मुझे अगले हफ्ते मुंबई जाना है। वहाँ नेवल हेड ऑफिस में 3 महीने की ट्रेनिंग है। 3 महीने तक मुझे मुंबई में ही रहना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी साथ चल लो। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में अकेले क्या करोगी? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम ऐसा करो, अपने फैशन डिजाइनिंग की वहाँ पर वर्कशॉप ले लो। माशाल्लाह, आजकल तो बहुत बढ़िया डिजाइनर बन गई हो। लोग तुमसे जुड़ना जरूर पसंद करेंगे। मुंबई में तुम्हारे काम का प्रदर्शन भी हो जाएगा और तुम अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को फिर से ताजा भी कर लेना। बोलो, क्या कहती हो? नौसेना अफसर अर्जुन अपनी पत्नी सुरभि से कह रहा था। हाँ ठीक है, परसों तो बेटी की छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। वो तो वापस कल कोलकाता अपने स्कूल हॉस्टल चली जाएगी। फिर मैं यहाँ पोर्ट ब्लेयर में अकेले क्या करूँगी? वैसे भी यह जगह हमें भारत के और भागों से एकदम अलग कर देती है। चलो, तुम्हारे ट्रेनिंग के बहाने मुझे भी यहाँ से कुछ समय के लिए निकलने को मिलेगा और मेरा भी चेंज हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगी, सुरभि ने उत्साहित होते हुए कहा। हाँ माँ, और मुंबई जाकर आप सुधा आंटी से भी मिल लेंगे। सुधा आंटी, जिन्हें आप अपने फैशन डिजाइनिंग का गुरु मानती हैं, है ना? बेटी ने सुरभि से कहा तो सुरभि अनायास ही 20 बरस पहले की यादों में खो गई। 20 बरस पहले पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में सुरभि का दाखिला हुआ था। माता पिता की लाडली नाजोपली सुरभि को अलग माहौल में जरा भी अच्छा नहीं लगता था। वह वहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन सुरभि के पिता ओएनजीसी में नौकरी करते थे और उस जगह शिक्षा व्यवस्था सही नहीं थी। इसलिए उसे पंचगनी में भर्ती कराया गया ताकि पास गांव में उसके मामा उसके लोकल गार्जियन बन सकें। बोर्डिंग की कड़ाई सुरभि को जरा भी रास नहीं आती थी। वह अक्सर रोती रहती थी। ऐसे में उसकी डोरमेट्री लीडर सुधा उसका बहुत मनोबल बढ़ाती थी। उसे तरह तरह से समझाती थी और हर तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। सुरभि जब 8वीं कक्षा में आई तो उसे चित्रकारी एवं हस्तकला विषय अनिवार्य रूप से लेना पड़ा और ऐसे में गृह कार्य करने में सुरभि की नानी मरती थी। उसे बहुत ही मुश्किल होती थी, लेकिन अपनी सुधा दीदी की मदद से उसे गृह कार्य करने में आसानी होने लगी और इतना ही नहीं, उसे चित्रकारी में रुचि भी बढ़ने लगी और देखते देखते चित्रकारी और हस्तकला उसका मनपसंद विषय हो गया। सुधा सुरभि की मदद केवल पढ़ने में ही नहीं करती थी, बल्कि समय प्रबंधन, व्यवस्थित दिनचर्या रखने में भी उसकी मदद करती थी। क्या सुधा दी, अभी तो सूरज चाचू भी आसमान में नहीं आए हैं और आप अभी से हमें जगा देती हो? बाद में सुरभि सुधा से बेबाक कहने लगी थी। जब सुधा डोरमेट्री में सबको मुंह अंधेरे जगाने लगती थी, तब सुरभि का यही जवाब होता था। लेकिन सुधा बड़ी कड़ाई से बोलती थी, ना, कोई बहस नहीं, सबको सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ना होगा। उठो
व्यायाम कसरत करो, तभी तो स्वस्थ रहोगे। और अभी से आलस में रहने की आदत डाल लोगे तो आजीवन ये आदत बनी रहेगी। चलो, सबको उठना है और सब अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो। ऐसा कहकर सुधा कड़ाई से सबको मुस्तैद करती थी। दिन गुजरते गए, देखते देखते स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई। सुधा तो पहले ही मुंबई चली गई थी, लेकिन वह बराबर सुरभि के संपर्क में रहती और उसे प्रेरित करती रहती, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुरभि मुंबई आकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने लगी और उसने बड़े अच्छे नंबरों से फैशन डिजाइनिंग की सभी परीक्षाएं पास कर ली और एक सफल फैशन डिजाइनर बन गई। कुछ समय बाद सुरभि की शादी एक नेवी ऑफिसर से होती है और वह शादी के बाद पोर्ट ब्लेयर चली जाती है। उधर सुधा भी अपने व्यवसायी पति के साथ सुखपूर्वक जीवन काट रही थी। विवाह के कुछ वर्ष तक तो सुरभि और सुधा का आपस में बहुत अच्छा संपर्क रहा, लेकिन बाद में सुधा के तरफ से सारे संपर्क कट गए। सुरभि बार बार सुधा को फ़ोन करती थी, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता था। चिट्ठी पत्री भी डाली, उसका भी जवाब नहीं मिला। बाद में सोशल मीडिया में भी सुधा की कोई सक्रियता नहीं थी। सुरभि अपने घर के काम काज में व्यस्त रहते हुए अक्सर सुधा जी को याद कर लेती थी और आज जब मुंबई जाने की बात हुई तो उसे सुधा से मिलने की उम्मीद होने लगी और वह उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गई। उसने जल्दी जल्दी मुंबई जाने की ढेर सारी तैयारी कर ली। मुंबई पहुंचते ही सुरभि सबसे पहले सुधा के घर पहुंची। उसने धड़कते दिल से दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा किसी दूसरी महिला ने खोला। तब सुरभि को पता चला कि सुधा के पति के व्यवसाय में जबरदस्त घाटा लगा है और उन्होंने अपना यह मकान बेच दिया है। उसके बाद वो किसी किराए के मकान में रहने लगे हैं। यह सब सुनकर सुरभि का मन भर आया और उसने भरे मन से सुधा का नया पता लिया और तुरंत उससे मिलने पहुंच गई। एक पुराने अपार्टमेंट के एक कमरे के फ्लैट के सामने सुरभि ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद जिसने दरवाजा खोला उसे देखकर सुरभि की आंखें नम हो गई और दूसरी तरफ कौन? अरे सुरभि, अरे तू! चहकती हुई आवाज सामने से सुधा जी की थी, लेकिन उनका मुरझाया व्यक्तित्व कुछ अलग ही कहानी कह रहा था, जो थोड़ी देर के लिए खुशी के आंसू में तब्दील हो गया। सुधा ने चमकती आंखों से तुरंत सुरभि को गले लगाया और यह देर तक चला, मिनटों तक चला। गले लगकर रोने को विराम तब मिला जब सुधा का बेटा उन्हें टोक कर अंदर आने के लिए कहता है। सुधा दी, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया, ऊपर से फोन कांटेक्ट सब बंद कर दिया। क्या इतनी पराई हो गई हूं मैं? सुरभि बड़े भावुकता से सुधा से बोल रही थी। अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, वैसे भी सबको अपने अपने हिस्से का दुख भुगतना ही पड़ता है, तो मैं तुमको बताकर क्या करती। अब तो बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों में खड़ा हो जाए, फिर गाड़ी चलती रहे जैसे उस चलनी है। सुधा निढाल होकर बोल रही थी।
सुधा की निढाल अवस्था देखकर सुरभि बहुत व्यथित हो गई। क्या ये वही सुधा दी हैं जो जीवंतता का पर्याय थी? उसने अपने मन में कहा। फिर संयत होते हुए अचानक से सुधा से पूछा, सुधा दी, आपने डिजाइनिंग का काम क्यों छोड़ दिया? इनको पसंद नहीं था, इसलिए। सुधा का ठंडा जवाब पाकर सुरभि और मायूस हो गई। शाम को नेवी मेस पहुंचने के बाद भी सुधा के हालात सुरभि को बेचैन कर रहे थे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या करूं? सुधा दी इतनी खुददार है कि कुछ मदद भी नहीं लेंगी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। सुरभि अपने आप से ही बातें कर रही थी। तभी उसके मन में कुछ योजना बनी और वह मुस्कुराते हुए सोने चली गई। सुधा दी, जरा देखिए तो इस साड़ी में क्या डिजाइन दूं? मुझसे नहीं बन रहा है। कल वर्कशॉप में मुझे इसके बारे में बताना है। प्लीज़ आप मदद करा दीजिए ना। सुरभि सुबह जल्दी सुधा के घर पहुंच गई थी और उसने सुधा से यह बातें कही। सुधा सुरभि की बातें कहाँ टाल सकती थी। वह उसकी मदद करने लगी, लेकिन बरसों बाद यह सब शुरू करने में सुधा को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सुरभि के मनोहार और उसके संबल ने सुधा के मन में वापस जोश जगा दिया। अब सुरभि उनको वर्कशॉप भी लेकर जाने लगी और उनसे ज़बरदस्ती कुछ कुछ पूछती। कभी लेक्चर के लिए राय लेती, कभी डिजाइनिंग की बात करती। ऐसा करके सुरभि ने अपनी सुधा दी के मन में काम के प्रति वापस जोश जगा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1 महीने में ही सुधा में काफ़ी फर्क नजर आ गया। वह बढ़ चढ़कर काम करने लगी, लेकिन व्यवसाय की बात आते ही मायूस हो जाती। तो सुरभि ने सुधा के पति को भी समझाया कि बिना बाहर जाए ऑनलाइन व्यवसाय भी संभव है, जिसमें तकनीकी कार्य उसका बेटा कर दिया करेगा। इससे आर्थिक मदद भी होगी और घर बैठे काम भी होने लगेगा, जिससे सुधा के पति की मर्जी मिल गई और उन्होंने काम के लिए मंजूरी दे दी। देखते देखते 2 महीने बीत गए। सुधा का काम चालू हो चुका था और सुचारू रूप से चलने लगा था। अब सुरभि के पोर्ट ब्लेयर वापस जाने के दिन आ गए। सुरभि भरे मन से अपनी सुधा दी से विदा ले रही थी, यह वादा लेकर कि अब किसी भी हाल में संपर्क नहीं तोड़ेगी। नम आंखों से सुरभि अपने पति के साथ एयरपोर्ट में बैठी थी। तो सुरभि के पति ने कहा, यार तुम तो बहुत जोरदार एक्ट्रेस हो। जानबूझकर अनजान बन रही थी, अपने को ऐसे बता रही थी जैसे तुम्हें डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं आता, जबकि तुम्हारी डिजाइनिंग तो कमाल की होती है। अर्जुन हवाई अड्डे पर सुरभि के साथ बैठे उससे कह रहा था। हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सुधा दी की काबिलियत फिर से जागृत नहीं होती। मेरी मदद करने से ही तो उनकी रुचि बढ़ेगी, मुझे ये बात पहले ही पता थी। इसलिए मैंने अनजान होने का थोड़ा सा ड्रामा कर लिया, ताकि मुझे समझाने के बहाने सुधा दी वापस काम में रुचि लेने लग जाए। सुरभि के शब्दों में आत्मीयता झलक रही थी। अच्छा, और तुम्हारे मिलने वाले ऑर्डर और का क्या, जो अब तुमको नहीं उनको मिलने लगेंगे, और तुमको जो मिलने वाले पैसे हैं वो भी उनके पास चले जाएंगे। उसके बारे में क्या सोचा है मैडम?
अर्जुन ने छेड़ते हुए पूछा। वो ऑर्डर और उनसे मिलने वाले पैसे, ये सब सुधा दीदी को मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा समझ लो, सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्जुन के मुख पर भी मुस्कान फैल गई। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। सभी का सादर धन्यवाद।